प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आदाब कबूल फरमाइए। ख़वातीन और हज़रात, यकुम मई, पहली मई से हमारे जहन में जो पहला ख्याल आता है वो इंटरनेशनल वर्कर्स डे का आता है। मज़दूरों की एक आलमी तहरीक थी 1886 में शिकागो में, जो जुल्म सितम मज़दूरों पे हुआ था, और बात शुरू हुई थी कि मज़दूरों को महज इतने हुकूक दिए जाएँ कि उन्हें 8 घंटे यौमिया काम करना पड़े, क्योंकि उस वक्त की इस्तबदादी क़ुव्वतें जो थीं वो मज़दूरों से 12 से 18 घंटे तक काम लेती थीं। इस पादाश में फांसी भी चढ़े और अंधाधुंध फायरिंग का भी शिकार हुए। अब जो स्टोरीज़ अनफोल्ड होती हैं उसमें ये तक आता है कि तमाम वो हथियार जो थे उस वक्त के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो निहत्ते मज़दूरों पे इस्तेमाल किए गए थे वो वहाँ के सरमायादारों ने वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को या फोर्सेस को फ़राहम किए थे। बहरहाल ये दिन मज़दूरों के और वर्कर्स के दरमियान हमेशा याद रखा जाता है। पहली मई को पूरी दुनिया में मुज़ाकरे होते हैं, बात होती है, मज़दूरों के हुकूक़ की बात होती है, ट्रेड यूनियंस की बात होती है और इंसानी हुकूक़ की भी बात होती है। मेरे स्टूडियो में आज जो एक शख्सियत मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ जब कराऊंगा तो बहुत सारे मेरे नाजरीन शक्ल और नीचे नेम बैंड पे उनका नाम देख के फ़ौरन उनको पहचान जाएंगे। माजी की कुछ बातें भी उन्हें याद आएंगी। अपने ज़माने के बहुत ही फ्लैम्बॉयंट ट्रेड यूनियनिस्ट थे, मज़दूरों के हुकूक़ के लिए सारी ज़िंदगी काम किया और न सिर्फ रिटायरमेंट तक काम किया, अब तक माशाल्लाह मुतहर्रक हैं। एक रिसाला मंशूर गुज़िश्ता 30 साल से ज़्यादा अरसे से नॉन स्टॉप निकालते हैं, उसमें अपने मैसेजेस अहले कलम के तमाम की पेन कोऑपरेशंस आज तक करते हैं और तन्हा करते हैं। अपने साथियों में बैठते हैं तो अपने उन्हीं फ़लसफ़ों का, नज़रियों का प्रचार भी करते हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी एक वाज़ेह सोच रखते हैं, मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से भी एक वाज़ेह सोच रखते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से दोस्ती का दावा भी था और उन्हीं भुट्टो साहब ने कुछ अरसे के लिए उन्हें जेल में भी रखा। खैर ये मिसालें तो हमारे सामने मुख्तार राना और मेराज मोहम्मद ख़ान वगैरह की हैं, लेकिन ये जो मेरे मेहमान हैं ये भी उसी सफ़ में शामिल थे। ख़वातीन हज़रात, मैं तारुफ़ कराता हूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का, ट्रेड यूनियनिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जनाब तुफ़ैल अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम तुफ़ैल अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सर। ट्रेड यूनियन सरमायादारी की दुनिया में इसे एक विलन के तौर पे लिया जाता है। लगता है कि सरमायादार के मफादात पे इज़्ज़त पड़ रही है, जबकि दूसरी तरफ मज़दूर ये कहता है कि उसके हुकूक जब तक बहाल नहीं होंगे वो मईशत की किसी भी या प्रोडक्शन लेवल पे तरक्की में ममदो मावन नहीं हो सकता। ये एक बहस चल रही है। ये बताइए, ट्रेड यूनियन या मज़दूरों के हुकूक प्रोडक्शन में या सरमायादार के उस पूरे इंटरेस्ट को कवर करने में किस हद तक ताउन करते हैं और किस हद तक वो इज्तनाब करते हैं? जनाब रिजवी साहब, आपने मजदूर तहरीक की बात तो की, मगर ज़रा अगर तारीख़ का, समाज का इर्तक़ा की तरफ नज़र डालें तो ये लड़ाई जो है ज़ालिम और मज़लूम की चली आ रही है। ग़ुलामों का ज़माना देखें, किस तरह ग़ुलामों के साथ ज़्यादतियाँ की जाती थी, किस तरह उनको जो है मारा जाता था, किस तरह जहाज़ों में ले गए। फिर ग़ुलामों के ज़माने के बाद फिर जागीरदारी का ज़माना आया, किस तरह फिर मजदूर तबके में जो है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग 18 घंटे काम करते थे। बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को पहचानते नहीं थे कि वो कब उठे। तो ये जो समाज का इर्तिक़ा जो है ये ज़ालिम और मजदूर जब से दुनिया काम हुई है वो चला। अब सरमायादारी दौर की जब आपने बात की है, मैं तो बताऊँ उस सरमायादारी दौर में तो फिर भी बड़े मजलूम तबके के साथ और डाउन ट्रोडिंग लोगों के साथ बड़ी मराहत हैं। उससे पहले जागीरदारी के ज़माने में जो हम भी यहाँ पर भी अपने पाकिस्तान में देखते हैं, उससे पहले ग़ुलामों के ज़माने में जो बर्बरियत जो है जो इस्तिसाली तबकों ने की है वो मजदूर तबका उसको है। जैसा आपने बताया कि मे डे के ऊपर इस तरह फांसी का फंदा चूम के गले में डाला, 8 घंटे की घंटे की मजदूरी के सिलसिले में ये मजदूर तहरीक चली। सरमायादारी निज़ाम आया। सरमायादारी निज़ाम जो है वो एकदम पैदा नहीं हो, ये समाज का इर्तिक़ा है। और सरमायादारी निज़ाम पैदा होने के बाद में फिर ये तहरीक जो है मजदूरों के सरमायादारों की चली। मगर ये जो है ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है इसकी वारदात रही है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हमारे डाउन थर्ड वर्ल्ड कहें को या तरक्की पजीर ममालिक में यहाँ पर जो है वो इस्तिसाली तबके जो है वो दूसरे थे।
وہ سارے طبقے تھے، قبائلی سردار، جاگیردار، انہوں نے جو ہے اب ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ ہم میڈے مناتے ہیں تو میڈے مناتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک رسم سی ہو گئی ہے، رسمی کی چیز ہے، یہ تہوار کی طرح۔ اب معاملہ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں 90% کسان جو زمین جوتتا ہے اس کے پاس ایک گز زمین نہیں، آپ مزدور کی بات کرتے ہیں، مطلب یہ حالت 90% کسان کے پاس ایک گز زمین نہیں ہے۔ اور یہاں کے جو جاگیردار اور وڈیرے جو ہیں، میرا بڑا تعلق جو رہا ہے، میں پاکستان جب آیا تو میرا کوئی مزدور تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں مختصر بتاؤں، میں علی گڑھ میں لاء میں پڑھا تھا، یا پاکستان مسلم لیگ سے تھوڑی وابستگی تھی، مگر کوئی اس کا اس طرح نہیں تھا سیاسی، مگر یہاں پر جو ہے وہ دیکھا، پاکستان بنا، مطلب یہ کہ نوکری، جھگڑے شروع ہو گئے ہندو مسلمان کے، میری ماں، میرا باپ مر گیا تھا، میرا بھائی، ماں جو ہیں ہندوؤں کے لباس میں جو ہے بامبے سے ادھر آئے، مطلب یہ کچھ سہارا نہیں تھا۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو ہمارے عزیز و اقارب تھے جو اچھی پوسٹوں پہ کے پاس جاتے تھے تو وہ ہماری شکل دیکھنے سے گزر۔ خیر بہرحال ہم نے نوکری کی، 86 روپے کی، 10 روپے بھی الاؤنس، 125 پہ اتفاق سے جو ہے وہ 175 روپے کی ایک صاحب نے نوکری، اورینٹ ریلویز تھی، اورینٹ ریلویز، وہ جو ہے پی آئی اے بنی، وہ افسانے صاحب کی کمپنی تھی، تو وہاں پر ہمیں نوکری مل گئی، کوئی مزدور طریقہ، کوئی ذہن میں خاکہ بھی نہیں، وہاں یونین تھی، یونین نے جو ہے میں 48 میں بھرتی ہوا، 1949 میں انہوں نے ہڑتال کی، اور ہڑتال قانونی ہڑتال تھی، وہ مطلب یہ کہ وہ کھدر پوش ہوتے تھے مسعود صاحب، وہ لیبر ڈائریکٹر تھے، قانونی ہڑتال، مگر اتنا وہ تھا کہ مسلمان ملک، مسلمان سرمایہ دار، مسلمان مزدور، مگر قانونی ہڑتال کو غیر قانونی کر دیا گیا، اور 22 دن کی ہڑتال کے بعد میں جو لوگ پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑا، اس بات پہ کہ آئندہ کوئی یونین نہیں بنے گی، اور وہ 22 دن کی تنخواہ جو ہے آج تک وہاں کے لوگوں کو نہیں ملی۔ مطلب یہ ہم چلے گئے، ہمارے بری حالت تھی گھر والوں کی، ہمارے خیر بہرحال کام پہ چلے گئے۔ پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ کیسا مسلمان ملک ہے، نوجوانی کا ایک جوش بھی ہوگا ایسا، اور شروع سے ہمارے جو مطلب یہ کہ تھے تو، مگر علی گڑھ میں بھی جو ہے جو مسلم لیگ میں ایکٹیوسٹ ہوتے تھے تو وہاں سے جو ہے ڈاکٹر ضیاءالدین نے ہمیں 3rd ایئر کا 4th ایئر میں سینڈ ڈاؤن کر دیا تھا، یعنی زندگی بھر کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا تھا، اور ہماری بری حالت تھی۔ وہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ جو ہے جو عمر فاروق صاحب، ہم نے بڑی ایمانداری سے بتایا کہ ہاں بھائی